अस्सलाम वालेकुम। चचा छक्कन की कहानियों के सिलसिले की तीसरी कहानी। चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए। चची एक दो बार नहीं 20 मरतबा चचा छक्कन से कह चुकी हैं कि बाहर तुम्हारा जो चीज़ चाहे करो, मगर खुदा के लिए घर के किसी काम में दखल न दिया करो। आप भी हलकान होते हो, दूसरों को भी हलकान करते हो। सारे घर में एक हड़बड़ी सी पड़ जाती है। मेरा दम उलझने लगता है और फिर तुम्हारे काम में मैंने नुकसान के सिवा कभी फ़ायदा होते भी तो नहीं देखा, तो ऐसा हाथ बटाना भला मेरे किस काम का। चचा इस कदर नाशनासी से खिंच जाते हैं, चिढ़ कर कहते भी हैं कि भला हो साहब कान हुए, फिर कभी आपके काम में दखल दिया तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। लेकिन दखलदार माकूलात का इन्हें कुछ ऐसा लालाज मर्ज़ है कि जहाँ कोई मौका मिला फिर लंगोट कस तैयार। आज ही दोपहर की सुनिए। चची का जी अच्छा न था, गला आ गया था। इसकी वजह से हल्की हल्की हरारत भी थी। मुंह सर लपेटे दालान में पड़ी थी कि धोबन कपड़े लेने आ गई। चची ने कहा, बरेठन, आज तो मेरा जी अच्छा नहीं, कल या परसों आ जाइयो तो मैले कपड़े दे दूंगी। धोबन बोली, बीवी जी, बरेठा आज रात भट्टी चढ़ा रहा था। कपड़े मिल जाते तो 8वें दिन में दे जाती, नहीं तो वही 10-15 दिन लग जाएंगे। चची ने कहा, अब जो हो सो हो, मुझ में तो उठकर कपड़े देने की हिम्मत नहीं। चचा छक्कन परले दालान में बैठे मियाँ मिट्ठू को सबक पढ़ा रहे थे। कहीं चची की बात सुन पाई। उन्हें अल्लाह ऐसे मौके दे। झट इधर आ पहुँचे। बोले, क्या बात है, कपड़े देने हैं धोबन को? हम दिए देते हैं। चची बोली, ए खुदा के लिए तुम रहने देना, हलकम डालोगे सारे घर में। पहले ही मेरा जी अच्छा नहीं है, कल परसों अल्लाह चाहे तो मैं आप उठ कर दे दूंगी। चचा कब रुकने वाले थे भला? अल्लाह जाने, काम का ही जुनून है या घर के कामों से तबीयत को खास मुनासबत है, या रोक दिए जाने में इन्हें अपने सलीके और सुगड़ापे की तौहीन नज़र आती है। बोले, वाह भला कोई बात है, ये ऐसा काम ही क्या है, अभी निपटाए देते हैं। चची जानती थी कि वक्त पर चचा कब किसी की सुनते हैं। वो तो बुड़बुड़ाती हुई करवट ले पड़ी और चचा चले धोबन को कपड़े देने। चची टोक चुकी थी, इसलिए आपने किसी मुलाजिम को आवाज़ दी, न किसी बच्चे को बुलाया और न किसी से ये पूछा कि किसके कपड़े कहाँ पड़े हैं। खुद ही घर के जाले लेने शुरू कर दिए। जो कपड़े नज़र आया खुद ही आंखों के सामने तान कर परखा, फिर नीचे फैला कर देख लिया। कम वक्त पता भी तो नहीं चलता कि कपड़ा पहनने का है या झाड़न बन चुका है। चमारों के बच्चे भी तो इससे अच्छी तरह का कपड़ा पहनते होंगे। किसी कपड़े को छोड़ा, किसी को बगल में दबाया, किसी को झुक कर चारपाई के नीचे झांका, कहीं एड़ियाँ उठा उठा कर अलमारी के ऊपर नज़र डाली। मालूम होता था आज चचा ने कसम खा ली है कि जो काम होगा आप ही करेंगे। लेकिन आखिर कब तक? चचा छक्कन के लिए तो अल्लाह मियाँ बहाने पैदा कर देते हैं। कपड़ों की तलाश में असबाब की कोठरी में भी गए। 5 मिनट बाद अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। लीजिए साहब। हस्बे मामूल सारा घर चचा मियाँ के गिर्द जमा हो गया और आपने सुनाने शुरू कर दिए अपने अहकाम। अब खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? जमा करो मैले कपड़े, पर देखियो रह न जाए कोई। एक एक कोना देख लीजिए, दालान में ढेर लगा दो सबका। बुंधू, तू मेरे
کمرے میں سے میلے کپڑے سمیٹ لا۔ 2-3 جوڑے تو چارپائی کے نیچے حفاظت سے لپٹے رکھے ہیں، وہ لیتا آئیو۔ اور سننا، وہ چھٹن یا بنوں کا ایک کرتا بانس پر لپیٹا ہوا کونے میں رکھا ہے، پرسوں کمرے کے جالے اتارے تھے ہم نے، وہ بھی کھولتا لائیو۔ اور دیکھ، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے کام بخت، پوری بات ایک مرتبہ نہیں سن لیتا۔ ایک بنیان ہمارا آتش دان میں رکھا ہے، بوٹ پونجے تھے اس سے، وہ بھی لیتے آنا۔ جا بھاگ جا، امامی تو بچوں کے کپڑے جمع کر، ہر کونے اور تاک کو دیکھ لیجیو، یہ بدماش کپڑے رکھنے کو نئی نئی جگہ نکالتے ہیں۔ نوکر روانہ ہوئے تو بچوں کی باری آ گئی۔ کہاں گئے یہ سب کے سب؟ وہ چھٹن لیجیے، ملاحظہ فرمائیے آپ کی صورت، ارے کیا حال بنایا ہے، کوئلوں میں کہاں جا گھسا تھا، اتار اپنے کپڑے، نئے کپڑے پھر ملیں گے، پہلے میلے کپڑے یہاں لا کر رکھ۔ اور یہ بنوں کدھر گئی؟ میں کہتا ہوں یہ آخر یہ مرض کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، جہاں کام کی صورت دیکھی کھسک جانے کی ٹھہرا لی۔ چلو اندر ایک کاغذ اور پنسل لا کر دو ہمیں، آخر لکھے بھی تو جائیں گے کپڑے یا نہیں۔ لالو تم بستروں میں سے میلی چادریں اور تکیوں کے غلاف نکال لاؤ۔ غرض ایک 5 منٹ میں گھر کی یہ حالت ہو گئی، گویا آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی چارپائی کے نیچے سے نکل رہا ہے، کوئی کونے جانگتا پھر رہا ہے، کسی نے لپٹے ہوئے بستر سے کشتی شروع کر رکھی ہے، کوئی کپڑے اتار تولیہ لپیٹے بھاگا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ چچا کے نعرے بھی سننے میں آ رہے ہیں، ارے آئے، ابے لائے، سب کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، سٹی گم ہے، ٹکریں لگ رہی ہیں۔ کوئی آدھ گھنٹے کی محنت سے سارے کپڑے دالان میں جمع ہوئے، نوکر اور بچے کپڑوں کے ڈھیر کے گرد گھیرا باندھے، نوکر اور بچے کپڑوں کے گرد دائرہ باندھے کھڑے ہیں۔ صورتیں سب کی ایسی ہے گویا سوانگ بھر رکھا ہے، کسی کے منہ پر مٹی پڑی ہے، کسی کے بال مٹیالے ہو رہے ہیں، کسی کے کپڑوں پر جالے لگے ہوئے ہیں۔ چچا چارپائی پر بیٹھے ایک ایک کپڑے کا معائنہ فرما رہے ہیں، ہر کپڑے کو انگلی کے سروں سے اٹھا کر دیکھتے ہیں، کبھی بچوں کو کوستے ہیں کہ کم بختوں کو کپڑا پہننے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، کبھی دھوبن کو ڈانٹتے ہیں کہ حبل دال جو ایک داغ بھی رہا، کہیں بیچ میں وہ بنیان بھی ہاتھ آ گیا جس سے آپ نے بوٹ پونجے تھے، خیال نہ رہا کہ یہ اپنی ہی کارروائی ہے، برس پڑے، اب دیکھو تو اس کی حالت، یہ انسانوں کا بلتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اللہ جانے بد تہذیب کہاں کہاں۔ داغ اچھی طرح دیکھنے سے چچا کو یاد آیا کہ یہ بنیان ان کے اپنے کمرے کے آتش دان میں سے برآمد ہوا ہوگا، چنانچہ فوراً کپڑوں میں ملا دیا اور ارشاد ہوا، چلو اب جو ہے سو ہے، لو اب کپڑوں کو الگ الگ کرو کہ کون سا کپڑا کس کا ہے۔ 10 ہاتھ کپڑے الگ کرنے میں مصروف ہو گئے، ہر ایک کو اپنی کارگزاری دکھانے کا خیال۔ دھوبن چیخ رہی ہے، ارے میاں جانے دو، ارے بھائی رہنے دو، میں ابھی آپ الگ الگ کر دوں گی، مگر بچے کہاں سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ میری قمیض ہے، کوئی کہتا ہے تمہاری کہاں سے آئی، یہ تو میری ہے، کسی کا کوٹ پہ جھگڑا ہے، کسی کا واسکٹ پر، کوئی کلتے کی آستین کھینچ رہا ہے، کوئی دوسری آستین، کسی کے پاجامے کے پائنچوں پر رسا کشی ہو رہی ہے اور کپڑے چرر چرر پھٹ رہے ہیں۔ چچا سب کے ناموں کی فہرست بنانے میں مشغول ہیں، بیچ میں سر اٹھا اٹھا کر ڈانٹتے بھی جا رہے ہیں، پھاڑ دیا نا
अब के बनाने को कहियो कोई नया कपड़ा जो टाड़ के कपड़े न बनाकर दिए हूँ। चले जाओ सब यहाँ से, हम अकेले ही सब काम कर लेंगे। बच्चों और नौकरों का काफिला रुखसत हुआ। धोबन के साथ मिलकर फहरिस्त बननी शुरू हुई। उसे हदायत दी गई कि देख, हम पूरी फहरिस्त बनाएंगे कपड़ों की। सब के कपड़े जुदा जुदा लिखवाने होंगे और साथ ही बताना होगा कि इतने गर्म हैं, इतने रेशमी, इतने सूती। धोबन बोली, यूं ही तो हमेशा लिखे जाते हैं। चचा को अपनी इस काबिल कदर और मोहतरम बेशान तजवीज़ की दाद न मिली तो आप धोबन से चिढ़ गए। पगली कहीं की, हर रोज़ तो घर में हुल्लड़ मचा रहता है कि ये इसकी कमीज़ बदल गई, उसका पजामा नहीं मिलता, और कहती है यूं ही लिखे जाते हैं कपड़े। यूं किसी को लिखना आता तो ये रोज़ रोज़ की जुक क्यों हुआ करती। धोबन चुपकी हो रही, कपड़े गिनने शुरू कर दिए, पर अब पहले ही कपड़े पर नई बहस छिड़ गई। धोबन कहे कि ये कमीज़ छुट्टन मियाँ की है और चचा मुसर हैं कि नहीं, बन्नों की है। धोबन कहती है, मैं क्या पहली बार कपड़े लेके जा रही हूँ, इतनी भी पहचान नहीं मुझको। चचा कहते हैं, अहमक कहीं की, कपड़ा बाजार से लाते हैं हम, सिलवाते हैं हम, रोज़ बच्चों को पहने हुए देखते हैं हम, और पहचान तुझे होगी। शहादत के लिए बुंदू को बुलवाया गया। चचा ने उससे पूछा, ये कमीज़ बन्नों की है ना? बुंदू की क्या मजाल के मियाँ की तरदीद करे। डरता डरता बोला, मालूम तो कुछ उन्हीं की होती है, पर वो आप ही ठीक ठीक बताएंगी। पन्नों की तलबी हुई। वो आते ही बोली, वाह, ये फटी कमीज़ मेरी क्यों होती, छुट्टन की होगी। धोबन को चचा के मजाज की कैफियत क्या मालूम, कह बैठी, मैं न कहती थी। चचा को आग लग गई। ओलिया की बच्ची हैं ना ये तो, इन्हें क्यों न मालूम होगा, मुंह फट, बदतमीज कहीं की। दूसरा धोबी रख लूँगा मैं। कामल 1 घंटे की मेहनत के बाद कहीं जाकर फहरिस्त तैयार हुई कि कौन सा कपड़ा किसका है और किसके कितने कपड़े हैं। अब जनाब इधर धोबन से कहा गया कि तू सब के कपड़े गिन। उधर अपनी फहरिस्त की मीज़ान में लानी शुरू की। धोबन गिनती है तो 59 अदद बनते हैं। चचा अपनी मीज़ान में लाते हैं तो 61 बनते हैं। धोबन बार बार कहती है, मियाँ ठीक ठीक तरह जोड़ो, 59 ही हैं। पर चचा हैं कि बिगड़े जा रहे हैं, तेरा जोड़ना ठीक और हमारा जोड़ना गलत हो गया, जाहिल कहीं की। उठकर देख, नीचे दबाए बैठी होगी। धोबन गरीब हर तरफ देखती है, बार बार कपड़े गिनती है, वही 59 निकलते हैं। चचा की नज़रों के सामने एक बार गिन दिए, वही 59 ही निकले। आहर नए सिरे से कपड़ों का मुकाबला किया गया। कोई घंटा भर की तहकीक के बाद मालूम हुआ, धोबन ने बताए थे 2 जोड़ी मोज़े और चचा ने लिखे थे 4। धोबन इन्हीं 2 अदद गिनती थी और चचा 4 अदद। इस पर भी फिर बेचारी धोबन के लत्ते लिए गए। जोड़ी क्या मानी, 4 नहीं थे मोज़े, यूं तो 4 रुमालों को भी 2 जोड़ी लिखवा दे तो ये हमारा कसूर होगा। लेकर इतना वक़्त मुफ्त में ज़ाया करवा दिया। सारी उम्र कपड़े धोते गुजर गई, अभी तक कपड़े गिनने का सलीका नहीं आया। 12 बजे धोबन आई थी, 4 बजे रुखसत हुई। चचा छक्कन फरागत पाने के बाद फहरिस्त चची को देने आए और बोले, निमटा दिया हमने धोबन को। चची जली हुई थी, बोली, घर पर क़यामत भी तो गुजर गई। कोई बच्चा नंग दड़ंग फिर रहा है, कोई गुसलखाने में कपड़ों के लिए गुल मचा रहा है।
धोबन दुखिया अलग किस्यानी होकर गई है। आधा दिन बर्बाद करके किस मज़े में कहते हैं कि निमटा दिया हमने धोबन को। चचा चिढ़ गए। तुम्हें कभी फूटे मुंह से दाद के 2 लफ्ज़ कहने को की तौफीक न हुई। चचा रूठ कर चारपाई पर पड़ पड़े। चची ने पूछा, पाजामों में से आज़ार बंद निकाल लिए थे? चचा की आंखें खुलीं मगर जवाब न दिया। बड़े मुनासिब वक्त पर रूठ गए थे। इतने में फहरिस्त देख कर चची बोली, और ये मेरी रेशमी कमीज़ कौन सी, हल्के फिरोज़ी रंग की? ये गज़ब खुदा का, मैंने तो वो इस्त्री करने को अलग रखी थी। कमबख्त 2 कौड़ी की करके ले आएगी। और इसमें से मेरे सोने के बटन भी उतार लिए थे या नहीं? अब तक तो चचा की तेवरी चढ़ी हुई थी। सोने के बटनों का सुना तो हड़बड़ा कर उठ बैठे। बटन सोने के? तुम्हारे? तुम्हें मेरी कसम ही है, वो तो नहीं उतारे हमने। जूती पहनते हुए चचा बाहर भाग गए। अरे भाई चली गई धोबन, ओ बुंदू चली गई धोबन, अरे अमामी किधर गई धोबन, अरे दौड़ियो, अरे भाई जाना पकड़ना, ले आओ, मुंह क्या तकते हो, सोने के बटन ले गई आमा धोबन, सोने के बटन तुम्हारी चच्ची के। उसका घर किधर है, चौक से मुड़कर किधर को, अम्मा खूंचे वाले, इसी धोबन को जाते देखा। अरे भाई रेवड़ियों वाले, कोई धोबन इधर तो नहीं गई? ओ भाई गंडेरियों वाले, कोई धोबन दाएं हाथ को, इस तरफ को? अभी तक चचा बटन लेकर वापस नहीं आए।